Students, how are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter 9 Company Account Redemption of Debenture. रिडम्पशन की आप एंट्रीज इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम अलग अलग केसेस में यहाँ रिडम्पशंस की एंट्री जो है वो करेंगे। मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्या मीनिंग है रिडम्पशन का? जो भी डिबेंचर को रिडीम करते हैं उसका मीनिंग ये है कि जो भी आपने इशू करने पर कैपिटल इकट्ठी की थी डिबेंचर होल्डर से, अब उसको देने का टाइम आ चुका है। मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। In other words, redemption prefer to discharge of liability on account of debentures by repaying the due amount of debentures. जो भी ड्यू अमाउंट है डिबेंचर्स की उसको पे करने का कि या फिर लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो हम बना रहे हैं वो रिडम्पशन अकाउंट्स बनेंगे। टर्म एंड कंडीशंस वही फॉलो होंगी जो ही इशू करते टाइम या एप्लीकेशन इनवाइट करते टाइम जो है आपने कही थी। तो टर्म ऑफ रिडम्पशन आर ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर के सर्टिफिकेट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मेंशन की होती हैं। और अब बात आती है कि रिडीम करने के लिए अमाउंट मनी अब कहाँ से आएगी। जब पहले कंपनी को नीड थी तो फाइनेंस की, तभी तो उसने डिबेंचर से पैसा लिया था, एक तरह से लोन के वे में या शेयर से पैसा लिया जाता है। लेकिन अब डिबेंचर को जब पेमेंट करनी पड़ेगी, रिडीम करनी पड़ेगी, तो कहाँ से मनी का यूज़ किया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल सोर्सेज क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, हम कैपिटल का यूज़ करके जो भी हमारी शेयर्स के पैसा पड़ा है या कैपिटल पड़ी है हमारे पास, उसमें से भी डिबेंचर्स को पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, हमारे प्रॉफिट जो हैं वो रोज़ रोज़ प्रॉफिट्स इकट्ठे होते रहते हैं और वो प्रॉफिट्स जो हैं हमारे वो इतने हो चुके हैं कि हम डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं, उनकी रीपेमेंट कर सकते हैं। या फिर हम आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स में मतलब कि दोनों का यूज़ करके कर सकते हैं, प्रॉफिट का भी कुछ परसेंटेज और कैपिटल का भी कुछ परसेंटेज। अब बात आती है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल क्या है। व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फ्रॉम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। जब आपने कोई प्रॉफिट साइड में नहीं रखे हुए हैं तो वो क्या है, आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ से किया जाएगा, कैपिटल से किया जाएगा। इन सच ए केस नो प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू DRR। यहाँ पर हम कोई अमाउंट जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में नहीं रख रहे हैं। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में आपने कुछ भी जो है सेव नहीं रखा है, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, DRR से बन जाएगी। In view of Section 71 of the Company Act 2013 and Security Exchange Board of India guidelines, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो ये कहता है कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी जो है इसको क्रिएट करना होता है DRR को। ये कंपनी एक्ट के सेक्शन 71 के 4 सबसेक्शन में कहा गया है। किसको करना होता है किसको नहीं करना होता है, ध्यान से देखेंगे। जो लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी DRR। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है लिस्टेड कंपनी को बनाने की नीड नहीं होती है। दे कैन रिडीम ऑल द डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। ए लिस्टेड कंपनी इज ए कंपनी हुज शेयर आर फ्रीली ट्रेडेड टू ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। वो कहता है कि जो लिस्टेड कंपनी है ना, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो जो रजिस्टर्ड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसको नीड नहीं है DRR बनाने की, क्योंकि उनको जो है उनकी कैपिटल उनके स्टॉक एक्सचेंज में वो फ्रीली जो है अपना ट्रेड कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं। सेकंड है अनलिस्टेड कंपनी।
अनलिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है, उनको डीआरआर बनाना पड़ता है कितना, इक्वल टू एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स जो डिवाइड कर दिए गए, उसमें से हम कह सकते हैं कि 10% जो है वो डिबेंचर के लिए, या डीआरआर की अमाउंट है, या तो इक्वल डीआरआर के या फिर 10% के में से जो भी आप जो है वो कर सकते हैं। हेंस दे कैन रिडीम 90% ऑफ द डिबेंचर आउट ऑफ देयर कैपिटल, और तब हम जो है कैपिटल में से कर सकते हैं रिडीम। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करें तो हम प्रॉफिट में से ही कुछ पार्ट डीआरआर में ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस दैट एन अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर इशू, जितनी भी डिबेंचर में इशू की है 100% अमाउंट जो है उसको ट्रांसफ़र करते रहेंगे, उसके सरप्लस को किस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी ओपन करेंगे अकाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के नेम से, और इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व reduces the amount of profit available for dividend. It means that profit set aside for DRR is not available for payment as dividend. तो यहाँ पर ये कहता है कि DRR की में जब आप डिबेंचर के लिए आपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट साइड में निकाल कर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप शेयर होल्डर को वो अमाउंट का डिविडेंड जो है डिविडेंड देने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट वुड बी यूटिलाइज टू रिडीम द डिबेंचर्स। लेकिन रिडम्पशन करने के लिए डिबेंचर्स के लिए हम यूज़ करेंगे। एग्जिस्टिंग लिक्विड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी आर नॉट अफेक्टेड बाय रिडम्पशन इन दिस मैनर। जो लिक्विड रिसोर्सेज है उनका यूज़ जो है वो इस टाइम पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को साइड में डीआरआर में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, और जब रिडीम करने की डेट आएगी तो आप क्या करेंगे, उसी का यूज़ कर लेंगे, जिससे आपकी बिजनेस की लिक्विडेशन कंडीशंस पर या लिक्विड रिसोर्सेज पर कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। जब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा कि आप इजीली स्मूथली अपना बिजनेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके रिडम्पशन को भी डिवेंचर को भी रिडीम कर दिया गया है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है, हम डिवेंचर्स का भी डिवेंचर को रिडीम करने के लिए कैपिटल का भी यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट्स का भी यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पार्शली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कुछ पार्ट जो है वो कैपिटल से कर रहे हैं पार्शली, कुछ हम प्रॉफिट से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अनलिस्टेड कंपनी क्रिएट DRR इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, देन 90% will be equal to profits. 90% रिडम्पशन विल बी आउट ऑफ कैपिटल। अगर वो कह रहा है कि 10% आप डिबेंचर्स को प्रॉफिट में से कर रहे हैं तो 90% आपको कैपिटल से करना होगा। सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती हैं इसके लिए। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, द क्रिएशन ऑफ DRR इज ओब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। जो DRR बनाना है वो क्या है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उनके लिए ही बनाना है। मान लीजिए ऐसा होता है कि पार्शली कन्वर्टेबल होते हैं, तो जो पार्ट कन्वर्टेबल नहीं है तो उस नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए भी आप क्या है DRR बनाएंगे। एन अनलिस्टेड कंपनी शेल क्रिएट DRR इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। और अनलिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उनको भी कम से कम 10% जो है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का बनाना चाहिए। उसके बाद क्या बात आती है, किनको एग्जम्पशंस है, किसको छूट मिली हुई है DRR बनाने की। जो भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि RBI के थ्रू चल रहे हैं, पब्लिक हैं एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स हैं, उनको DRR बनाने की नीड नहीं है। बैंकिंग कंपनी चाहे वो पब्लिक का हो चाहे प्राइवेटली हो, तो उनको भी क्या है DRR बनाने की नीड नहीं है। थर्ड हम कह सकते हैं कि नॉन बाय बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI फॉर पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो भी फाइनेंस बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, नॉन बैंकिंग है, लेकिन RBI के साथ
रजिस्टर्ड है उनको भी क्या है, एग्जम्पशंस हैं, इसको बनाने की छूट है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि नेशनल NHB में जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक में जो है रजिस्टर्ड कराई गई हैं, उनको भी DRR बनाने की नीड नहीं है। अदर लिस्टेड कंपनीज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि आपसे अगर आपको क्वेश्चन में इन कंपनियों में से कोई भी नाम दे दिया जाता है या फिर बता दिया जाता है कि ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर आपको DRR जो है क्रिएट नहीं करना होगा। आगे क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ पर शो किया जाता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो है इसको शो किया जाता है। ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू डिबेंचर्स रिडीम शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पर जो है DRR में ट्रांसफ़र कर दी जाती है जब रिडीम करने की बात आती है। और DRR जब ट्रांसफ़र किया मीन्स रिडम्पशन करने पर जो अमाउंट DRR में ट्रांसफ़र कर दी थी वो कहाँ जाएगी, जनरल रिजर्व में। इफ़ द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इज़ 20 लाख देयर विल बी इज ए DRR 2 लाख, क्योंकि 10% बना रहे हैं तो 40% डिबेंचर जो है अगर रिडीम कर रहे हो आप, तो 8 लाख रुपीज़ के अगर आपने रिडीम करे हैं तो 8 लाख का 10% 80,000 जो है वो कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में। जिस तरह से आप शेयर फॉर फीचर की अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, कैपिटल रिजर्व में, किन की करते थे, जिनको रीइशू कर दिया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जिन डिबेंचर को रिडीम कर दिया है, ध्यान से समझना, जिन डिबेंचर को रिडीम कर दिया है उनकी अमाउंट जो है सिर्फ उसी की ही हम DRR की ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% ऑफ द डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एज पर रूल 18(7)(c) of the company rules 2014, every unlisted company required to create DRR shall before the 30th day of April of each year deposit or invest a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on the 31st March of the next year। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे आप कि जो भी कंपनी के रूल्स हैं, जो भी अनलिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर है DRR बनाना, वो 30 दिन 30th डे ऑफ अप्रैल हर साल की 30 तारीख तक डिपॉजिट जो है वो हो जाना चाहिए। कितने परसेंट, सम शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ, 15% तक होना चाहिए, 15 से कम का जो है वो नहीं होगा। अगर आपका जो है 31 मार्च को रिडीम करना है तो आप जो है उससे पहले की जो 30 तारीख आएगी अप्रैल की उसको कर लेंगे। मान लीजिए आपने फरवरी में रिडीम करने हैं या अक्टूबर में रिडीम करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, फरवरी में रिडीम करने हैं तो उससे पहले वाली 30th डेट को जो है आपको 30th अप्रैल तक जो है वो DRR में अमाउंट जो है 15% पहुँच जानी चाहिए। इसी तरह से अगर मार्च में करते हैं तो उससे एक साल पहले 30 अप्रैल को आपकी अमाउंट जो है वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन अनलिस्टेड कंपनी इज रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 20 लाख ऑन 31st अक्टूबर, इट मस्ट इन्वेस्ट ऑन बिफोर 30th अप्रैल 2018 एटलीस्ट 3 लाख 15% ऑफ ₹20 लाख इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी अनलिस्टेड कंपनी है जैसे कि 20 लाख रुपीज़ उसको रिडीम करने के लिए चाहिए, इट मस्ट इन्वेस्ट ऑन बिफोर 30th अप्रैल। अब 31 अक्टूबर को अगर रिडीम कर रहा है तो उससे पहले जो 30 अप्रैल आएगी उसको 20 लाख का 15% 3 लाख रुपए जो है वहाँ पर DRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किसको, अनलिस्टेड कंपनी को। इफ़ एन अनलिस्टेड कंपनी, ये क्लियर हो चुका सभी को। उसके बाद बात आती है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज। अब उनके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है यहाँ पर। शेयर कैपिटल और डिबेंचर अमेंडमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग
Every listed company shall also deposit or invest at least 15% of debenture maturing during the year. इन्वेस्ट करेंगी 15% तक। कहाँ पर? लिस्टेड कंपनी जो है डिबेंचर को मैच्योर करने से पहले ही उसको जो है इन्वेस्ट कर देगी। अब इन्वेस्ट कहाँ करेगी? कहीं भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो देखते हैं क्या है ये। लिस्टेड कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR, दे मस्ट ऑल्सो इन्वेस्ट एटलीस्ट 15% ऑफ द वेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। अब वो कहता है कि अनलिस्टेड कंपनी को तो DRR में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन लिस्टेड कंपनी को DRR में तो ट्रांसफ़र नहीं करना, लेकिन इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। क्या है? मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कौन कौन से मेथड हैं रिडीम करने के? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पेमेंट मेथड और फिक्स पीरियड। सेकंड हमारा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। एंड थर्ड हमारा मेथड है बाय द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। एंड फोर्थ हमारा है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर आपके जो सिलेबस में से डिडक्शन किया गया है वो लमसम और ड्राइंग ऑफ लॉट्स का किया गया है। तो आप लमसम का और ड्राइंग ऑफ लॉट्स को डिडक्ट करेंगे, लेकिन हम थ्योरी पार्ट में लमसम पेमेंट मेथड जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्या है लमसम पेमेंट? Under this method, the company redeem whole of its debenture in one lump sum at the expiry of a specified period. At maturity date of the debenture, as earlier at the option of the company, such redemption may be made at par or at premium according to the term of issues. तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भी कंपनी रिडीम करने वाली है वो सारी की सारी अमाउंट एक ही बार में लमसम अमाउंट जो है वो पे कर देती है, और जो भी स्पेसिफाई पीरियड कहा जाता है उसी पर ही। एट मेच्योरिटी डेट ऑफ द डिवेंचर और अर्लियर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। जो भी मेच्योरिटी डेट है वो, या फिर जो भी कंपनी के थ्रू ऑप्शन दिया जा रहा है, और जैसा कहा जाता है एट पार पे कहा गया है तो एट पार पे, एट प्रीमियम पे कहा जा रहा है तो एट प्रीमियम पे, सेम एट डिस्काउंट पे हम करते ही नहीं है रिडीम। नेक्स्ट क्या है? एज मैंशन अर्लियर इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू ए न्यूली ओपनड अकाउंट कॉल्ड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो 10% जो है आउटस्टैंडिंग का हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से DRR में ट्रांसफ़र करेंगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। द इफेक्ट ऑफ सच ए ट्रांसफर इज दैट इट रिड्यूसेस द बैलेंसेज ऑफ प्रॉफिट्स। तो इट अल्टीमेटली रिड्यूस द अमाउंट फॉर डिविडेंड। वो कहता है कि जब हम कुछ पैसा जो है 10% अमाउंट निकाल लेंगे प्रॉफिट्स में से तो डिविडेंड के बांटने के लिए कम रह जाएगा। द अमाउंट द सेव्ड बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अगर एक बार पेमेंट नहीं हो पाएगी डिविडेंड की या कम हो जाएगी तो उसका पैसा जो है हम डिबेंचर्स में यूज़ कर लेंगे। सच रिडेम्पशन इज कॉल्ड रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स। Such redemption does not affect the financial position of the company adversely. तो कैसे एंट्रीज होंगी? When all the debenture are redeemed, lump sum and debenture redemption reserve is closed by transferring its entire amount to general reserve. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करने की बात है तो हम क्या करेंगे? अनलिस्टेड कंपनी के केस में 10% जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि DRR में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सेकंड क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान देखेंगे एक बात कि अगर आप लमसम में अमाउंट पे कर देते हैं तो जो अमाउंट आपकी डिबेंचर को रिडीम कर चुकी है तो डिबेंचर को रिडीम करते ही क्या हो जाएगा? आप उसका पैसा जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि किस तरीके से हम एंट्री करेंगे? तो सबसे पहली एंट्री जो है प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा ये पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है? DRR में जा रहा है। उसके बाद अप टू 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए फाइनेंशियल ईयर के। तो यहाँ पर बात आती है एंड ऑल अनलिस्टेड एज वेल एज लिस्टेड कंपनीज 15% ऑफ द फेस वैल्यू डिवेंचर टू बी रिडीम्ड।
जो भी रिडीम किए जाने हैं उसका 15% जो है वो डीआर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इन्वेस्टमेंट दोनों ही करेंगे, चाहे वो लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है। तो यहाँ पर बात है कि DRI टू काउंट डेबिट टू बैंक, जब आप कहीं बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक से मनी जाएगी, और उसके बाद अगर आपकी रिडम्पशन के टाइम पर वापस आएगी अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बाद क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। जो भी अमाउंट आप रिडीम करने की करते हैं कि डिबेंचर को, पहले डिबेंचर क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, क्रेडिट होते हैं, अब क्या हो जाएंगे, डिबेंचर डेबिट हो जाएंगे। तो डिबेंचर डेबिट हो गए, डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये हमारी अमाउंट फिर जो रिडीम करने में हमने यूज़ किया उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की अमाउंट को हम जनरल रिजर्व में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखेंगे इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सरस्वती लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी। अब यहाँ पर क्लियर ही बताया है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है। इशूड 10,006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अब देखो जो इशू किए गए थे वो 100 रुपये का 5% प्रीमियम पर, मतलब 105 रुपये में किया गया। लेकिन 1 अप्रैल 2015 को रिडीमेबल जो इशू किए गए थे 1 अप्रैल 2015 को, लेकिन रिडीम कब करने हैं, 31 मार्च 2020 को, 5 ईयर्स के बाद। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू रिडीम DRI ऑन 30 अप्रैल 2019। वही बात आ गई कि अगर आपने 31 मार्च 2019 को 2020 को रिडीम करना है तो उससे पहले वाली 30 अप्रैल को आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। और डिबेंचर को रिडीम करने पर और ड्यू डेट पर जो है हम रिडीम कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री देखेंगे आप बैंक डिबेंचर को इशू करने की, क्योंकि यहाँ पर इशूड वर्ड बोला गया है, तो हम इशूड की एंट्री भी करेंगे चाहे हम रिडम्पशन का केस कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 मल्टीप्लाई में 105, तो आ जाएगा 10,50,000। नेक्स्ट देखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ हम अलग अलग कर रहे हैं, डिबेंचर के डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम वाले सिक्योरिटी प्रीमियम में। फिर 31 मार्च 2019 को आपने क्या करा, ए प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकालेंगे, कितना, 10%। कितने डिवेंचर हैं, 10 लाख के 10% 1 लाख रुपीज़। फिर DRI में भी ट्रांसफ़र करेंगे 30 अप्रैल 2019 को, कितना, 15%, तो 1,50,000 जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद बैंक में हमारी वापस 31 मार्च 2020 को जिस दिन हमने रिडीम करना है उसी दिन हमारी अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट से वापस आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और क्या आएगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब देखो हमने सारे के सारे रिडीम कर दिए, तो जनरल रिजर्व में भी कितना पैसा आ जाएगा, जो भी उनका DRR का पड़ा था, कितना पड़ा था DRR का, 10%। तो 10 लाख का 10% 1 लाख था, वो हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो यहाँ ध्यान देंगे DRR जो है, जो भी क्रिएट किया जाएगा 1 साल पहले बनाया जाएगा जिस लिखना है उसकी। और अनलिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं उनको जो है ये बनाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 15% हो जानी चाहिए। ये सारी बातें आप ध्यान से देख चुके हैं। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ हम कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट जो है हमको यहाँ पर गिवन नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तुलिप लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, 4 लाख की इशू की है उसने, 9% डिबेंचर 100 ईच। तो 4 लाख को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 4,000 डिबेंचर्स आ गए। और प्रीमियम पे कर रहे हैं 6% पर, और रिडीम भी 10% प्रीमियम पे किया जा रहा है। तो और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ on April 30th of the financial year in which redemption is due, debenture were redeemed on the due date। तो यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4,24,000 कैसे आया, 4,000 गुना में 100 किया तो 4 लाख आ गया, और 24,000 6% का। उसके बाद
आपको रिडीम करने पर लॉस हो रहा है क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो 4000 का 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 40,000 का लॉस हो गया, तो आपने 40,000 की अमाउंट जो है वो दिखा दी। फिर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर आपने कितने दिखाएंगे, 40,000 आप वहाँ भी दिखा देंगे। अब क्या करना है, 31 मार्च को आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा जो है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में से उसी साल के लास्ट में आप क्या करते हैं, जो भी आप प्रीमियम की अमाउंट पर जो भी डिबेंचर को रिडीम करने पर जो प्रीमियम का लॉस होता है वो पहले ही कवर कर लेते हैं करंट ईयर में ही ख़त्म होने पर, तो आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब ये जो अमाउंट है हमारी उसको आपने 31 मार्च 2019 को आपको 10% 4 लाख का 10% 40,000 वो भी कहाँ ट्रांसफ़र करना है, DRR में। फिर DR इन्वेस्टमेंट कब करनी है, उसी इस बार की 30 अप्रैल तक, तो इन्वेस्टमेंट भी आपने कर दी 60,000 क्यों किया, क्योंकि 15% करना होता है। अब जो अमाउंट हमारी वापस आएगी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आएगी कितनी, 65,500, बिकॉज 10% जो है इंटरेस्ट बताया गया है, तो 60,000 का 10% इंटरेस्ट जो है वो बनता है हमारा 11 मंथ हुए हैं, इसीलिए हमारे का क्या होगा कि 5500 बनेगा। तो यहाँ पर हमने जब इन्वेस्ट किया है वो 30 अप्रैल को किया है, तो अप्रैल से मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना बन जाएगा, 5500। तो अब देखेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दोनों अमाउंट जो है वापस आ गई बैंक से, बैंक में मनी आई किसकी, इन्वेस्टमेंट की और इंटरेस्ट की। फिर 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑन डिबेंचर एंड डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और फिर लास्ट में हमारा जो DRR वाला पैसा था वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जनरल रिज़र्व में। तो यहाँ पर और इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट आपको इनकम हुई तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखेंगे एक छोटी सी बात बता देती हूँ, यहाँ बैंकिंग कंपनी, अब बैंकिंग कंपनी है तो क्या है, DRR बनाने की नीड नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप 5 तक क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे। यहाँ पर सिंपल इशू करने की एंट्री करनी है और डिबेंचर होल्डर टू बैंक करना है, मीन्स रिडीम करने की एंट्री करनी है। तो हम करेंगे, आप 5 तक ट्राई करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 5 से आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।